बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में आप फिजिक्स की तीन बड़ी बेसिक बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। एक वर्क होती है, एक एनर्जी होती है और एक पावर के नाम से। ये तीन अहम तरीन चीज़ों को आप पढ़ते हैं। हमने वर्क को लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, मुकम्मल तौर पे हमने वर्क पढ़ लिया था। आज हम पावर को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनर्जी को डिस्कस करेंगे। वर्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स का वर्क ये होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फासला तय कर ले, यानी अगर आप किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे और वो फासला तय करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चला जाएगा, तो अब फिर कहा जाएगा कि आपने वर्क किया है। उस डब्बे पे वर्क हुआ है और आपने वर्क किया है। इसका फॉर्मूला था एफ डी कॉस थीटा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है। ये आपको क्यों कहा कहते हैं इस डेफिनेशन को? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाने से जो वर्क बनता है वो एक स्केलर होती है। तो ऐसी चीज को आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। फोर्स वर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा, एफ डी कॉस थीटा। एफ से मुराद फोर्स, डी से मुराद जो फासला तय किया ऑब्जेक्ट ने वो, और थीटा से मुराद फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होता है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होता है, लेकिन न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क का भी होता है, लिहाजा यहाँ वर्क के न्यूटन मीटर को हम फिर जूल कहते हैं। इसके अलावा सीजीएस यूनिट इसका अर्ग है और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो फुट पाउंड होता है। इसकी डायमेंशन हमने निकाल के चेक की थी। इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर पर टी स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपसे तीन पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी। पहली पॉसिबिलिटी ये है जी कि अगर आपने इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव करना है और इसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास कोई एंगल नहीं होता, थीटा जीरो। अब जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो कॉस जीरो जो होता है वो 1 के बराबर होता है और आपका जो वर्क है वो पॉजिटिव मैक्सिमम आ रहा होता है। इसी तरीके से दूसरा केस हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमें इस बॉक्स को ऐसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है और हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा लें, तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हो गया 90। इस सिचुएशन में जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो वर्क आएगा जीरो। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करना है हॉरिजॉन्टल और आप वर्टिकल फोर्स लगाएं तो फिर कोई वर्क नहीं होगा। फिर तीसरा केस ये वाला है जी, इसमें अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ फोर्स मूव करना है और आप उल्टी डायरेक्शन में राइट की तरफ फोर्स लगाएं, तो अब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल आ गया 180 डिग्री। अब जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वर्क आपका आएगा तो मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव। और फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब होता है उल्टी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होता है नेगेटिव वर्क का कि आपने वर्क तो किया है लेकिन उल्टी सिम्त में कर दिया, उल्टी डायरेक्शन में कर दिया। तो सही बात है, आप ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके जाना चाह रहे थे, फोर्स आपने लगा दी इस तरफ, तो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये आपने उल्टा वर्क कर दिया, नेगेटिव वर्क। तो ये तीन केस होते हैं। पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क आपको कब मिलेगा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट की तरफ मूव करना है और आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तो आपको जो वर्क मिलेगा वो मैक्सिमम वर्क होगा। अगर आपने उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी तो आपको नेगेटिव वर्क मिल जाएगा, और आपने अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाई तो फिर आपको कोई वर्क नहीं होगा। तो अब इसको क्लियर करने के लिए मजीद मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर सपोज करें ये एक सोफा है, सपोज करें एक सोफा है, आपको इस सोफे को ऐसे मूव करना है, इधर लेकर जाना है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोर्स, आप जब फोर्स लगाएं तो मैक्सिमम वर्क हो, तो आप फिर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। अगर आप ऐसे फोर्स लगा देंगे वर्टिकली, वर्टिकल फोर्स लगाएंगे ऐसे फोर्स, तो फिर आपको कोई वर्क नहीं मिलेगा। आप देख लेगा, करके देख ले, आपका वो सोफा हिलेगा तक नहीं, कोई वर्क नहीं होगा। और अगर आपने उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी तो आपका वर्क तो होगा, लेकिन आप दूसरी डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ऑब्जेक्ट कहीं से कहीं ले गए। ठीक है, इस दौरान अगर आप यहाँ से यहाँ एंगल बढ़ाते हैं तो आपका वर्क कम होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब यही हो गया कि अब आप एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो आपका वर्क जो है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद हमने इस केस के बाद हमने जो डिस्कस किया था वो ये कि जी ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है।
मैंने आपको दोनों चीजें बताई, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में ये बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो एक खास एरिया के अंदर फोर्स लगा रहा होता है। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट की कहानी भी यही है कि मैग्नेट जब लोहे को अट्रैक्ट करता है तो एक खास एरिया के अंदर उसकी फोर्स होती है मैग्नेट की, उस एरिया को आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से हमारी अर्थ का मामला है कि अर्थ अगर हमारी ये अर्थ है और हम जानते हैं अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वेट लगा के। तो अब ये अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है ये एक खास एरिया तक ही होती है इसकी ये फोर्स। इस फील्ड, इस एरिया को आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा तो अर्थ इस पर फोर्स लगाएगी वेट के नाम से और अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट इस फील्ड से बाहर है तो फिर अर्थ कोई फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर नहीं लगाएगी क्योंकि वो इसके एरिया से बाहर है। ठीक, ये ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। और कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं जिसके अंदर दो पॉइंट के दरमियान होने वाला जो वर्क होता है वो फिक्स होता है। यानी कि अगर आपके पास ये एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, अगर आप ए से बी जा रहे हैं इस दौरान आपका वर्क लग रहा है 200 जूल, तो ये वर्क ए से बी के दरमियान ये जो 200 जूल का वर्क है ये फिक्स होगा। भले आप स्ट्रेट लाइन वाला पाथ ले लें या भले आप पहले ए से जाएं सी, सी से जाएं डी और फिर डी से जाएं बी। अगर आप ये लंबा वाला रूट लेंगे, ए से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे और डी से बी जाएंगे, तो भी आपका जो टोटल वर्क होगा वो 200 जूल होगा। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान ए और बी, दो पॉइंट्स के दरमियान होने वाला जो वर्क है इट इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप ये वाला स्ट्रेट पाथ ले लें या ये घूमता फिरता पाथ ले लें, दोनों सूरतों में वर्क सेम होगा। इस ऐसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। हमारी ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर दो पॉइंट के दरमियान होने वाला वर्क फिक्स होता है। भले आप दोनों पॉइंट के दरमियान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ले जाए या घुमा फिरा के लेके जाए, उन दोनों पॉइंट के दरमियान होने वाला जो वर्क है वो फिक्स होगा। इस बात को कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है हमने बकायदा प्रूफ किया था। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने कंसीडर ये किया था कि आपका ऑब्जेक्ट पहले ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है और फिर सी से ए जा रहा है। अब इस दौरान हमने ये पूरी आपकी डेरिवेशन तो मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन आपने ये देखा था कि हाँ जी, अगर हम पॉइंट को आखिर में ये बात आई थी हमारे सामने कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ए से पहले बी लेके जाऊं और बी से लेके सी लेके जाऊं, तो यहाँ जितना वर्क हो रहा होगा, ये जितना वर्क हो रहा होगा वो बराबर होगा किस वर्क के, अगर मैं डायरेक्ट ए से सी लेके चला जाऊं, ये दोनों वर्क बराबर होंगे। यानी ये जो वर्क है ए से लेके सी तक ये बराबर होगा किसके, वर्क ए से बी, बी से सी। इसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड, ये कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। तो हमने ये चीज साबित करी थी, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है, देख लीजिएगा। अगर कल आपको इसमें कोई सवाल हो तो बेशक मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। वर्क को हमने डिस्कस कर लिया, वर्क हमने अच्छे तरीके से समझ लिया वर्क क्या होता है। अब हम इस चैप्टर के दूसरे टर्म पर आ रहे हैं। दूसरा टर्म हमारे पास है पावर। व्हाट इज पावर? पावर क्या होती है? पावर स्केलर है या वेक्टर है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर की डायमेंशन और फिर पावर का यूनिट, ये सब हम डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले हम पावर की डेफिनेशन लिख देते हैं। पावर की डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मिसाल के तौर पे पावर तो बहुत ही कॉमन सी चीज होती है हमारी आम लाइफ में। मिसाल के तौर पे दो हमारे पास मशीन ले लें आप, एक मशीन ये है, एक मशीन ये है। मिसाल के तौर पे ये दोनों पानी के पंप है जिनका काम पानी को ऊपर चढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये दोनों मशीन है हमारे पास, ये दोनों वर्क करती हैं। ये भी वर्क करती है जी, ये भी वर्क करती है। कैसे? ये फोर्स लगाएगी और पानी जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब आप देख लें यहाँ फोर्स भी लग रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस भी तय कर रहा है। आपकी जो मोटर होती है ये फोर्स अप्लाई करती है और पानी जो है वो इस ए पॉइंट से ऊपर की तरफ जाने लग जाता है बी पॉइंट तक। तो ये वर्क हो रहा है जी, फोर्स लग रही है और आपका जो पानी है वो डिस्टेंस तय कर रहा है, तो ये वर्क हो रहा है। अब ये दोनों जो मशीन है हमारे पास, ये दोनों वर्क करती तो है, लेकिन एक मशीन जो है, अब जाहिर है ये अलग अलग मशीन है, एक मशीन जो है वो कम टाइम लगाती है और पानी को जल्दी पहुंचा देती है, और एक मशीन जो है वो ज्यादा टाइम लगाती है और पानी को पहुंचाती है। मिसाल के तौर पे
ये वाली जो मोटर है आपके पास, ये वाली जो मोटर है, ये आपके पानी को 10 मिनट के अंदर पहुंचा रही है ऊपर छत तक, जबकि ये वाली जो मोटर है ये आपके उतने ही पानी को 1 मिनट के अंदर पहुंचा रही है। ठीक है, दोनों, ये वाली मोटर भी आपके पानी को छत तक पहुंचा रही है, ये वाली मोटर भी आपके पानी को छत तक पहुंचा रही है, लेकिन फर्क कहाँ पर है जी? टाइम पर। ये वाली मोटर ज्यादा टाइम लगा रही है आपके काम को करने में, ये वाली मोटर जो है वो कम टाइम लगा रही है आपको वही काम करने में। तो हम कहेंगे जी कि ये वाली जो मोटर है, ये वाली, इसकी पावर लेस है, पावर इसकी कम है, ये कम ताकत से काम कर रही है, जबकि इसकी जो कम टाइम ले रहा है, हम कहेंगे इसकी पावर जो है वो ग्रेटर है, इसकी पावर ज्यादा है, ये ज्यादा काम कर रहा है। तो हम क्या समझते हैं जी पावर को? पावर को मैं ये समझ रहा हूं कि अगर एक मशीन कम वक्त में काम कर रही है तो हम कहेंगे उसकी पावर ज्यादा है, और दूसरी मशीन अगर ज्यादा वक्त के अंदर काम कर रही है तो हम कहते हैं पावर कम है। यही मिसाल होती है ना, एक आदमी अगर एक डब्बे को, ये एक डब्बा है जी, एक दुबला पतला सा इंसान जब इसको मूव करेगा और इधर से इधर लेकर जाएगा, इट विल टेक टाइम। एक दुबला पतला इंसान जब इस डब्बे को ए से बी लेके जाएगा, वो पहुंचा तो देगा लेकिन बहुत देर में पहुंचाएगा ज्यादा टाइम लेगा। जबकि एक बॉडी बिल्डर सा तगड़ा सा इंसान जब इस डब्बे को ए से बी तक लेकर जाएगा, वो जल्दी पहुंचा देगा। तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि जो दुबला पतला इंसान है उसकी पावर कम है, उसकी ताकत कम है, उसकी पावर कम है, वो देर से कर रहा है आपका काम। जबकि जो मोटा तगड़ा सा आदमी था, उसने आपके काम को जल्दी कर दिया, आप क्या कहोगे? उसकी पावर ज्यादा है। अक्सर घरों के अंदर एक औरत जाती है, एक बहन जाती है, चाय जल्दी बना के ले आती है, एक बहन जाती है वो चाय देर से बना के लाती है, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों वक्त पे दोनों वर्क कर रहे हैं, मगर एक ज्यादा टाइम लगा रहा है, एक कम टाइम लगा रहा है। हम कहेंगे जिसका ज्यादा टाइम लग रहा है उसकी पावर कम है, जिसका कम टाइम लग रहा है उसकी पावर ज्यादा है। अक्सर आप स्कूलों में आप जब काम कर रहे होते हो, एक बंदा जल्दी लिख लेता है, एक बंदा देर से लिखता है, एक काम जल्दी कर रहा है, एक काम देर से कर रहा है, जिसका जल्दी काम हो रहा है तो उसकी हम पावर कहते हैं ज्यादा है, जो देर में कर रहा है उसकी पावर कम है। तो हम पावर को क्या कह रहे हैं जी? पावर ये होती है कि अगर आपका एक मशीन है, वो कितने टाइम के अंदर काम कर रही है, या यूं कह लें कि एक सेकंड में वो कितना टाइम काम कर रही है। अगर एक मशीन में आपको बोलूं, एक मशीन है जी, सपोज करें ए मशीन, वो हमें 200 जूल वर्क करके देती है 10 मिनट के अंदर, जबकि बी मशीन जो है वो हमें 200 जूल वर्क ही करके दे रही है लेकिन 1 मिनट के अंदर। अब आप देखें जी, पहली वाली जो मशीन है ए, ये हमें काम करके दे रही है लेकिन देर के अंदर, ज्यादा टाइम लगा रही है, यानी एक सेकंड में वो कम काम कर रही है, इस वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। और जो बी वाली मशीन है, ये वही काम करके दे रही है आपको लेकिन कम टाइम के अंदर, हम क्या कहेंगे? इसकी पावर ज्यादा है। जिस मशीन ने टाइम ज्यादा लगाया उसकी पावर कम, जिस मशीन ने कम टाइम लगाया उसकी पावर ज्यादा। अक्सर आपने बल्ब की दो टाइप देखी होंगी जी, ये एक बल्ब है, ये एक दूसरा बल्ब है। आपने बल्ब में लिखा हुआ देखा होगा जी, एक बल्ब होता है 24 वॉट का, दूसरा बल्ब आपने देखा होगा 100 वॉट का। ये वॉट पावर होती है असल में, ये जो वॉट है ना, दैट इज द मेजर ऑफ पावर। अब देखिए जी, इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है। इसकी पावर कितनी है? 24। इसकी पावर कितनी है? 100। तो अब इसकी पावर ज्यादा है, इस वाले बल्ब की पावर ज्यादा है, ये ज्यादा रोशन होता है, ज्यादा वर्क करके देता है आपको, ज्यादा रोशनी देगा। इसकी पावर कम है, ये आपको कम काम करके दे रहा है, देर से काम करके दे रहा है, स्लो स्लो काम करके दे रहा है। तो दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक मशीन आपको एक सेकंड में कितना काम करके दे रही है, दैट इज कॉल्ड पावर। एक मशीन आपको एक सेकंड में, ये सब मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, ये तो सब आपको समझाने के लिए लिखी थी। तो आपको एक मशीन सेकंड्स के अंदर कितना काम करके दे रही होती है, इसको आप पावर कहते हो। जिस मशीन की पावर ज्यादा होती है वो आपको कम टाइम में ज्यादा काम करके देती है, और जिस मशीन की पावर ज्यादा कम होती है तो वो आपको कम काम ज्यादा टाइम में करके दे रही है। ठीक, तो व्हाट इज पावर उर्दू में अगर मैं बोलूं, तो एक मशीन सेकंड के अंदर आपको कितना काम करके दे रही है, कितना काम करके दे रही है, इसको आप पावर कहते हो। मिसाल के तौर पे एक मशीन है, मैं आपको कहता हूँ जी एक मोटर है ए, उसकी पावर है 100 वॉट। इसका मतलब क्या होगा? वो आपको एक सेकंड में 100 जूल काम करके दे रही है। एक मशीन है बी, उसकी पावर है 50 वॉट, तो वो आपको एक सेकंड के अंदर 50 जूल काम करके दे रही है। साफ नजर आ रहा है इसकी पावर ज्यादा है। क्यों?
क्योंकि ये आपको 1 सेकंड में ज्यादा काम करके दे रही है, और इसकी पावर कम है क्योंकि ये आपको 1 सेकंड के अंदर कम काम करके दे रही है। तो टाइम से वर्क को मेजर करने के लिए हमने लगा दिया पावर। तो व्हाट इज पावर? पावर से मुराद क्या होता है जी? कि पावर आपकी मशीनों की होती है। इससे आपको ये पता चलता है पावर से कि कौन सी मशीन आपको ज्यादा काम कम टाइम में करके दे रही है, कौन सी मशीन आपको कम टाइम ज्यादा काम करके दे रही है कम टाइम के अंदर। और इसको आप फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं कि एक मशीन 1 सेकंड के अंदर कितना काम करके दे रही होती है। जिस मशीन की पावर, याद रखिएगा, जिस मशीन की पावर ज्यादा होगी, गौर से सुनिएगा, जिस मशीन की पावर ज्यादा होगी वो आपको ज्यादा काम करके दे रहा होगा और कम टाइम के अंदर। और जिस मशीन की पावर कम होगी वो आपको कम टाइम करके दे रहा होगा, कम काम करके देगा ज्यादा टाइम के अंदर। सुपर कंप्यूटर आपने नाम सुना होगा, सुपर कंप्यूटर की कहते हैं जी पावर बहुत ज्यादा है। क्यों? वो ज्यादा काम करके देता है आपको कम टाइम के अंदर। जबकि हमारे जो नॉर्मल घर के कंप्यूटर होते हैं उनकी पावर कहा जाती है जी कम है। क्यों? क्योंकि वो आपको कम काम ज्यादा टाइम में करके दे रही होती है। आपने 2 मोटरसाइकिलें सुनी होंगी, 125 और 70। ये 2 बाइकों की टाइप होती है ना, 136 70 या हैवी बाइक। उसकी पावर ज्यादा होती है 250 सीसी, 125 सीसी। वो आपको ज्यादा काम करके देती है कम टाइम में। थोड़ा सा टाइम लगता है, वो आपको ज्यादा दूर पहुंचा देती है, स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा पावर है। जबकि जो दूसरी बाइक होती है 70, उसकी पावर कम होती है। कम पावर का मतलब क्या होगा? वो कम काम करेगी, ज्यादा टाइम लगाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा आपकी पावर कम है, इसका मतलब ये होगा कि आप कम काम कर रहे हो और ज्यादा टाइम लगा रहे हो। मैं आपको कहूंगा भाई आपकी पावर कम है, अपनी पावर बढ़ाए। और अगर आपकी पावर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? आप ज्यादा काम कर रहे हैं और कम टाइम लगा रहे हैं। दैट इज पावर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा पावर क्या होती है। तो पावर से मुराद होता है कि आपकी ऑब्जेक्ट जो होता है, आपकी जो मशीन होती है, वो 1 सेकंड के अंदर कितना काम करके दे रही होती है। जिस मशीन की पावर ज्यादा होगी वो मशीन आपको ज्यादा काम करके देगी और कम टाइम लगाएगी। जिस मशीन की पावर कम होगी वो कम काम करेगी, ज्यादा पावर लगाएगी। अक्सर हम घरों में जो पानी की मोटर लगा देते हैं वो पावर में मेजर हो रही होती है। जितनी ज्यादा पावर की मोटर लगाओगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा काम करके देगी, कम टाइम लगाएगी। और अगर आप एक सस्ती सी मोटर लगा लेंगे जिसकी पावर कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कम काम करेगी, बहुत देर देर से काम करेगी, बहुत देर देर से आपका पानी पहुंचाएगी। पावर का सिंबल होता है जी पी, और पावर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टाइम। एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय वी। ये 2 फॉर्मूले हैं पावर के, एफ वी कॉस थीटा है वैसे तो ये। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं पावर के। अब इस फॉर्मूले में ये जो डब्ल्यू आ रहा है ये वर्क होता है जी, टी जो आ रहा है ये टाइम होता है, और दूसरे फॉर्मूले में जो एफ आ रहा है ये फोर्स होती है, और वी जो आ रहा है ये वेलोसिटी होती है, रफ्तार। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जी। ये वाला फॉर्मूला है अगर आपके पास वर्क और टाइम होता है उससे आप पावर निकालें, और ये वाला फॉर्मूला अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी दी हुई होती है उससे आपको पावर निकालने का फॉर्मूला है। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए पावर के। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। बस आपको सीधा सीधा बता दिया जाए कि एक मोटर की पावर 100 है और एक मोटर की पावर 50 है, कोई डायरेक्शन नहीं दी जा रही। फिर भी आपकी बात कब कम समझ में आ गई कि 100 वाली मोटर जो है उसकी पावर ज्यादा है, 50 वाली की पावर कम है। 100 वाली मोटर ज्यादा काम करेगी, कम टाइम लगाएगी। 50 वाली मोटर कम काम करेगी, ज्यादा टाइम लगाएगी। कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए आपको इसमें समझने के लिए, लिहाजा इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। इसके यूनिट की बात करें अगर हम, इसके यूनिट की हम बात करें तो यूनिट निकाला जाता है फॉर्मूले से। फोर्स का, इसका पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब इनके इनके यूनिट्स डालें। वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या बन रहा है? इसका यूनिट बन रहा है जूल पर सेकेंड। और इस जूल पर सेकेंड को, क्योंकि ये बड़ा वर्ड हो रहा है, इसको आप कहते हैं जी वॉट। जूल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? वॉट। वॉट कहते हैं आप इसको। जैसे न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल, ऐसे जूल पर सेकंड का मतलब होता है वॉट। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है पावर का वो हो जाता है वॉट, और वॉट का मतलब क्या होगा? जूल पर सेकंड। ठीक है। अक्सर आप ये जो बल्ब में मैंने आपको बताया ना, बल्ब में 24 वॉट 100 वॉट, ये पावर हो गई क्योंकि इसमें यूनिट वॉट का इस्तेमाल हो रहा है। वॉट यूनिट जो है वो पावर का होता है। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया वॉट। लेकिन वॉट जो है आजकल हमारे पास इतनी इतनी हैवी मशीन्स बन गई हैं कि जिनकी पावर बहुत ज्यादा होती है।
इतनी ज्यादा होती है कि अगर मैं उनको वॉट में मेजर करूं तो 1 लाख 2 लाख बड़ी वैल्यूज बनेगी। तो हमने फिर क्या करा हुआ है, हमने एक और यूनिट बनाया हुआ है, उस यूनिट को हम कहते हैं हॉर्स पावर। ये एक बड़ा यूनिट होता है। बड़ी मशीनों की जो पावर होती है फिर हम उसको हॉर्स पावर में मेजर करते हैं, क्योंकि ये बड़ा यूनिट होता है। तो ये जो छोटी मशीन्स होती हैं आपकी, जैसे कि बल्ब हो गया, छोटी छोटी मोटर्स हो गई, उनकी पावर तो आप स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करते हैं वॉट। लेकिन ये जो बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे कि पानी की मोटर हो गई, गाड़ियां हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, इनकी पावर अगर आप वॉट में कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ी आ जाएगी वैल्यू। तो हमने इन बड़ी मशीनों के लिए, गाड़ी, बाइक, मोटर, ये जो पंप होते हैं, वाटर पंप्स, इनके लिए हमने एक नया यूनिट बनाया हुआ हॉर्स पावर। ये बड़ा यूनिट होता है। कन्वर्जन ध्यान में रख लिएगा कि एक हॉर्स पावर जो होती है वो 746 वॉट के बराबर होती है। ठीक है। तो दो यूनिट हम स्टैंडर्ड मानते हैं इसके, वॉट और हॉर्स पावर, जिनमें स्टैंडर्ड जो है वो वॉट है, लेकिन बड़ी हैवी मशीन्स के लिए हम हॉर्स पावर का यूनिट यूज कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं इसकी डायमेंशन की तरफ। इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं जी। डायमेंशन की बात करते हैं इसके। डायमेंशन भी हम फॉर्मूले से निकालते हैं, लिहाजा इसका फॉर्मूला दोबारा देखते हैं। फॉर्मूला है जी वेट वो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क का डायमेंशन जो होता है वो आपने आपको निकाल के दिखाया था, ml² पर t²। उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ml² पर t² मल्टीप्लाई बाय 1/t। सॉल्व करें जी, ml² डिवाइडेड बाय ये t हो जाएंगे t³। ये इसका डायमेंशन होता है। तो वर्क का, इसका पावर का डायमेंशन क्या हो गया, ml² पर t³, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ml² t की पावर -3। ठीक है जी। ये हमारे पास पावर हो गई जिसको हमने पढ़ना था। तो दोबारा देखें, पावर की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का मतलब यानी कि आपकी एक मशीन जो है वो 1 सेकंड के अंदर कितना काम कर रही होती है, इसको आप पावर कह रहे होते हैं। अगर एक मशीन की पावर आपको दी जा रही है 50 वॉट, इसका मतलब होगा वो 1 सेकंड में 50 जूल काम कर रही है। एक मशीन की पावर आपको दी जाती है 100 वॉट, इसका मतलब होगा वो 100 जूल्स का काम करती है 1 सेकंड के अंदर। तो पावर से मुराद होता है मशीन 1 सेकंड के अंदर कितना काम करके दे रही है। जिस ऑब्जेक्ट की पावर ज्यादा होगी वो मशीन, वो ऑब्जेक्ट ज्यादा काम कम टाइम में करेगा। जिसकी पावर कम होगी वो कम टाइम ज्यादा काम में करेगा। इसके दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये है जी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और एक फॉर्मूला ये है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका यूनिट जो होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो वॉट है, जिसका मतलब होता है जूल्स पर सेकेंड। लेकिन बड़ी हैवी ऑब्जेक्ट, ज्यादा पावर्स के लिए हमने एक बड़ा यूनिट बनाया हुआ है, उसको हम कहते हैं हॉर्स पावर, एचपी उसका सिंबल होता है। और एक एचपी, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। पावर का डायमेंशन जो होता है वो होता है ml² पर t³ या फिर ml² t की पावर -3। ये पावर हो गया। पावर की एक छोटी सी डेरिवेशन एफ वी की भी होती है, लेकिन वो इतनी काम की नहीं होती, उसको हम छोड़ देते हैं, बेकार होती है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आगे बढ़ने, अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा एनर्जी। लेकिन अगर आपको पावर में कोई सवाल है तो बेटा माइक खोले और पूछे जरा। मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। अगर आपको पावर में कोई सवाल है तो पूछिएगा। सर, ये डायमेंशन वर्क की जो है वो मास मास हो गया ना, मास का एम हाँ एल स्क्वायर, हाँ टी का टी मास। स्क्वायर। तो हाँ, सही डिवाइड में टी को लिखा है आपने। डिवाइड में ये नीचे पावर में भी तो टी है ना, देखो टाइम। ये नहीं जो सर, वो तो टी, अच्छा अच्छा अच्छा, वर्क की एम एल स्क्वायर और डिवाइड बाई हाँ टी स्क्वायर है। हाँ टाइम को अच्छा, ये टी है। ये वर्क की डायमेंशन हो गई। और फिर फॉर्मूले में देखो वर्क के साथ टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइडेड बाय ये टाइम हो गया। सही सही समझ गया। ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन याद रख लो, ml² पर t²। और पावर की डायमेंशन में ये जो टी है नीचे जाके मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है। और कोई सवाल? हाँ दिया बेटा, कोई सवाल है तो पूछे माइक को ने। नहीं तो फिर हम एनर्जी स्टार्ट करते हैं। नहीं सर। ठीक है। तो हमने दो टर्म्स पढ़ ली इस चैप्टर में आने वाली। एक हमने वर्क पढ़ लिया, एक हमने पावर पढ़ लिया। वर्क से मुराद होता है अगर आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो फासला तय कर ले, इसको आप कहते हो वर्क हो गया।
और पावर से मुराद होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मशीन 1 सेकंड में कितना काम कर रही होती है। जिस ऑब्जेक्ट की पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा वर्क करेगा, जिसकी कम होगी वो कम वर्क करेगा। या टाइम के एतबार से देखें तो जिस ऑब्जेक्ट की पावर ज्यादा होगी वो बहुत कम टाइम लगाएगा, और जिसकी पावर कम होगी वो ज्यादा टाइम लगा लेगा। ठीक है, टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के तीसरे बड़े हिस्से की, जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है जी? इसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क ये फिजिक्स वाला वर्क, ठीक है, इज कॉल्ड एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क। देखिए फिजिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप मैटर और एनर्जी को पढ़ते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है एनर्जी, क्योंकि फिजिक्स में आधी चीज आप मैटर पढ़ते हो, आधी चीज आप एनर्जी पढ़ते हो। ठीक है, आपकी फिजिक्स क्या है? मैटर को पढ़ना और एनर्जी को पढ़ना। तो ये जो एनर्जी आप पढ़ने जा रहे हो ये फिजिक्स की कोर चीज है, मेन चीजों में से एक है। इसको मामूली मत लीजिएगा। आपकी आधी से ज्यादा फिजिक्स इस एनर्जी पर टिकी हुई है। आधी फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर होती है और आधी फिजिक्स स्टडी ऑफ एनर्जी होती है। तो ये जो आप एनर्जी पढ़ने जा रहे हो ये कोई मामूली सी चीज नहीं है, ये आपके फिजिक्स की बेसिक चीजों में से एक है। अब एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। आपकी कायनात में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे कौन कौन सी है? मिसाल के तौर पे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है। मैंने तो कुछ लिखा है आपको, साउंड एनर्जी। ठीक है, ये जरा जहन में रखिएगा जब हम एनर्जी एक्सप्लेन कर रहे हो तो इनमें से किसी एक एग्जांपल को जहन में बिठालिएगा। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, काइनेटिक, पोटेंशियल, किसी को। इसमें से हम ये दो को इसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एनर्जी क्या होती है? आपकी कायनात में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि हीट हो गई, लाइट हो गई, साउंड हो गई, जो बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रही होती। आपको नजर तो नहीं आ रही होती, लेकिन इनके अंदर सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है कि ये अगर किसी मैटर को दी जाए, किसी ऑब्जेक्ट को दी जाए तो ये उसके अंदर वर्क पैदा करेंगी। एबिलिटी टू डू वर्क। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना, एनर्जी में होती है काम करने की सलाहियत। एबिलिटी टू डू वर्क का मतलब होता है काम करने की सलाहियत। एनर्जी में वर्क करने की सलाहियत होती है। तो जब आप इस एनर्जी को इस ऑब्जेक्ट में दोगे ना, वर्क हो जाएगा, इसके अंदर वर्क होना शुरू हो जाएगा। वर्क वही फिजिक्स वाला वर्क, कि इसके अंदर फोर्स लगेगी और चीजें जो है वो चलना शुरू हो गया। या तो ये पूरा ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, इसको आप कह रहे हो वर्क, या फिर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स चलना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल दोनों सूरतों में वर्क हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक बिजली का तार है, कॉपर से बना हुआ। जब आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो, ये हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप जब इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो तो इसके अंदर होते हैं मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसे आप इनको एनर्जी दोगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स चलने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, हरकत आ जाएगी, फ्लो करने लग जाएंगे, बहने लग जाएंगे। अब ये देखें, फोर्स मिल गई और ये चलना शुरू हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, ये हो गया वर्क। तो आपकी इस एनर्जी ने क्या करा? आपके इस मैटर के अंदर वर्क करा दिया। एनर्जी के अंदर एबिलिटी होती है वर्क करने की। ये आप अगर गाड़ी की मिसाल लें, ये आपके पास गाड़ी है जी, अजीब सी गाड़ी बना दी मैंने, चले गाड़ी है। आप इसको एक एनर्जी देते हो हीट के नाम से, हीट के नाम से एक एनर्जी देते हो, ये चलने लग जाती है। आप जो पेट्रोल देते हो ना, वो पेट्रोल जलता है, जलने से पैदा होती है हीट, विच इज एन एनर्जी। आपने इस ऑब्जेक्ट को जैसी एनर्जी दी, क्या हुआ जी? गाड़ी के अंदर लगी फोर्स और गाड़ी ने फासला तय करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप क्या कहते हो? वर्क हो रहा है जी। क्या किया जी? आप एनर्जी दे रहे हो, ये वर्क कर रहा है। आप इसको एनर्जी ना दो, वर्क नहीं होगा। पानी दे दो, कोई मैटर दे दो, मैटर प्रोवाइड करो इसको, इसके आगे आप लोहा लगा दो, गैस दो, इसको कुछ नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा। एनर्जी दोगे तो इसके अंदर वर्क आएगा। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी में सलाहियत होती है वर्क करने की। एनर्जी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर काम होगा। मिसाल के तौर पे ये डब्बा है, ये डब्बा है, आप इसको धक्का लगाओ,
हाथों से धक्का लगाओ। अब आप जब हाथों से धक्का लगाते हो तो आप इसको एनर्जी देते हो, उस एनर्जी का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। अबे यार गलत लगा दिया, नाम गलत दिख गया। आप इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करते हो अपने हाथों से। जब आप इसको धक्का लगाओगे ना, आप अपने हाथों से इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करते हो, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, आपने एनर्जी दी। और एनर्जी क्या है जी? एनर्जी में वर्क की सलाहियत होती है। एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट को मिलेगी ना, एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में वर्क पैदा कर देगा। तो जैसे आपने अपने हाथों की मदद से इसको एनर्जी प्रोवाइड की, क्या होगा? ये डब्बा चलना शुरू कर देगा। इसको फोर्स मिल गई, इसने डिस्प्लेसमेंट तय कर दिया, वर्क इज डन, काम हो रहा है। आ गई ना सलाहियत एनर्जी। तो एनर्जी जो है कायनात में पाए जाने वाली ऐसी चीजें होती है जो बाहर आपको नजर नहीं आती, लेकिन इनमें वर्क करने की सलाहियत होती है, इनमें एबिलिटी होती है वर्क करने की। अगर ये किसी मैटर को मिल जाए तो ये उस मैटर के अंदर वर्क पैदा कर देती है, उस मैटर के अंदर काम करती है, उस मैटर के अंदर फोर्स अप्लाई करेंगी और उस मैटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाएगा, जिसको आप वर्क कहते हो। अब कुछ मैटर, अब ये मैटर पर डिपेंड होता है, एनर्जी पर डिपेंड होता है। याद रखिएगा, तमाम एनर्जीज में सलाहियत तो होती है वर्क करने की, लेकिन एनर्जी और मैटर में इंटरेक्शन होता है। एनर्जी एंड मैटर में एक ताल्लुक होता है। हर एनर्जी में काम करने की सलाहियत होगी, हर एनर्जी वर्क करने की सलाहियत रखती है, लेकिन तमाम मैटर के साथ इसकी ये सलाहियत काम में नहीं आती। आप मिसाल के तौर पे गाड़ी है आपके पास, कार, आप इसको दूसरी एनर्जी दे साउंड के नाम से, साउंड एक एनर्जी होती है, आप इस गाड़ी के पीछे खड़े हो जाए और खूब चीखें, अब आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक एनर्जी साउंड के नाम से। लेकिन साउंड एनर्जी इस मैटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, इस मैटर के अंदर कोई वो एनर्जी प्रोवाइड यानी वर्क नहीं करेगी। साउंड में सलाहियत होगी वर्क करने की, लेकिन वो इस मैटर के साथ इसका नहीं बन रहा। इस मैटर के साथ होता है ना, हर आपका आप दोस्त हर किसी को बना सकते हो, लेकिन नहीं होती जी, किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं सेट हो रही होती, आप उससे नहीं फ्रेंडशिप बना पाते। आप में फ्रेंडशिप बनाने की सलाहियत है, लेकिन हर किसी को थोड़ी बनाओगे आप दोस्त। यही मामला यहाँ है। एनर्जी में एबिलिटी होती है वर्क करने की, लेकिन एनर्जी हर मैटर के साथ वर्क नहीं करता। कुछ एनर्जी कुछ मैटर के साथ रिएक्ट करती है। अब ये जो बिजली के तार है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही फ्लो होंगे। इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी तो ही इनके अंदर वर्क होगा। अगर आप इस बिजली के तार को साउंड एनर्जी दो, इसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, साउंड एनर्जी इनमें वर्क पैदा नहीं करेगी। साउंड एनर्जी जो है वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो याद रखिएगा, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी कायनात में पाई जाने वाली वो चीजें हैं जिनमें काम करने की सलाहियत होती है। जब ये किसी मैटर को मिलती है, जब आप एनर्जी किसी मैटर को प्रोवाइड करोगे, तो वो एनर्जी उस मैटर के अंदर वर्क पैदा कर देंगी। कैसे पैदा कर देंगे? एनर्जी लगाएंगी फोर्स, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन पैदा हो जाएगा, जिसको आप वर्क कह रहे हो। क्योंकि मोशन पैदा हो गया तो फासला तय हो रहा है, फोर्स भी लग रही है, फासला भी तय हो रहा है, तो ये तो वर्क हो गया। तो अगर आप एनर्जी किसी मैटर को दोगे तो एनर्जी उस मैटर के अंदर वर्क पैदा कर देगी, यानी एनर्जी में वर्क करने की सलाहियत होगी। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि याद रखें, तमाम एनर्जी तमाम मैटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। एनर्जीज एक पर्टिकुलर मैटर को मिलेंगी तो उसके अंदर वर्क होगा। अगर कुछ एनर्जीज अगर आप दूसरे गलत मैटर को दोगे, एनर्जी उसमें वर्क नहीं करेगी। एनर्जी अपनी जो मैटर एनर्जी में जो वर्क की सलाहियत है वो स्टोर रहेगी, एनर्जी जाया नहीं होगी। मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। एक और बात याद रखिएगा कि ये बॉडी पे डिपेंड होता है, बॉडी पे डिपेंड होता है। जैसे अगर आप गाड़ी को एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो गाड़ी एज अ होल पूरी मूव करेगी, पूरी की पूरी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो जाएगी, यानी पूरी गाड़ी पे वर्क हो रहा है। लेकिन अगर आप बिजली के तार के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो बिजली के तार पूरा पूरा मूव नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वर्क हो रहा होगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी मैटर को एनर्जी प्रोवाइड की तो वो मैटर एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। गाड़ी के केस के अंदर, डब्बे को मूव करने के केस के अंदर, तो आपकी एनर्जी ने पूरी बॉडी के अंदर वर्क किया और पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली गई। लेकिन कुछ मैटर ऐसे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर आप बिजली के तार को दें तो यहाँ बिजली का तार मूव नहीं करेगा, उसके अंदर जो मौजूद होंगी मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, वो फ्लो करना शुरू करेंगे। बहरहाल वर्क तो है। तो या तो पूरी बॉडी के अंदर वर्क पैदा हो जाता है, पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, या उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें वर्क हो जाएगा। बहरहाल दोनों सूरतों में एनर्जी जो है वो वर्क पैदा कर रही है। तो दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी कायनात के अंदर उन चीजों को हम कहते हैं जो हमें नजर तो नहीं आ रही होती,
लेकिन इनमें सलाहियत होती है वर्क करने की, मैटर में ये सलाहियत नहीं होती। मैटर डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डू वर्क, मैटर में काम करने की सलाहियत नहीं होती, एनर्जी में होती है। तो अगर आप एनर्जी ऑब्जेक्ट को देंगे, मैटर को देंगे, तो एनर्जी उसके अंदर वर्क पैदा कर देगी। कुछ बॉडीज होंगी, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये डब्बा है, अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये डब्बा पूरा पूरा डब्बे में वर्क हो जाएगा और ये एक से दूसरी जगह चला जाएगा, ये वर्क हो गया। तो यहाँ पर आपकी इस एनर्जी ने इस मैटर के पूरे मैटर के अंदर वर्क पैदा किया और पूरा मैटर आपका एक जगह से दूसरी जगह चला गया। और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि बिजली के तार, इनके अंदर जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये इस पूरी बॉडी के अंदर वर्क पैदा नहीं करेगी, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर वर्क पैदा करेगी और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे, ये वर्क हो रहा है जी। ठीक है, तो ये एक बड़ी काम की बात है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ केस के अंदर कुछ मैटर्स में एनर्जी पूरी बॉडी को मूव करती है, पूरी बॉडी में वर्क करती है, और कुछ केस के अंदर एनर्जी जो है पूरी बॉडी में वर्क नहीं करती बल्कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के मॉलिक्यूल्स पर वर्क करती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक पानी ले लें, एक कंटेनर लें, इसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप नीचे से हीट प्रोवाइड करें, अब हीट क्या, एक एनर्जी है, एनर्जी जब इसको मिलेगी ना तो यहाँ पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं चले जाएगा बल्कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो उनमें मोशन पैदा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हरकत करने लग जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाएंगे। अब ये देखें, मॉलिक्यूल्स को फोर्स मिल गई और मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि मॉलिक्यूल्स में वर्क हो रहा है। तो कुछ केस, कुछ मैटर्स हैं जिनके अंदर अगर हम एनर्जी देंगे तो पूरी बॉडी पे वर्क नहीं होगा, खाली मॉलिक्यूल्स लेवल में इलेक्ट्रॉन्स में वर्क होगा। और कुछ बॉडी होती है उनको अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो पूरी की पूरी बॉडी पे वर्क होगा, पूरी की पूरी बॉडी चली जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरी बात याद होगा आपको, फिजिक्स की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। मैटर और एनर्जी में ताल्लुक होता है, मैटर और एनर्जी में इंटरेक्शन होता है। कुछ एनर्जीज, जो एनर्जीज होती है वो तमाम मैटर के अंदर वर्क नहीं करती, कुछ एनर्जी कुछ पर्टिकुलर मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, उनके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, अदरवाइज नहीं। अब जैसे हीट जो है, हीट पानी के मॉलिक्यूल्स में वर्क पैदा कर देगा, गैस के मॉलिक्यूल्स में वर्क पैदा कर देगा, आपकी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, इनके अंदर वर्क पैदा कर देगा, लेकिन हीट जो है वो बिजली के तार के अंदर वर्क पैदा नहीं करेगा। इसी तरह बिजली के जो तार है, बिजली के तार, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देगी, लेकिन पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकती। ये अपनी एनर्जी जो है, अपनी जो सलाहियत होती है वर्क करने की, उसको स्टोर रखती है। आप अगर बिजली डब्बे को बिजली दोगे तो डब्बा मूव नहीं करेगा। तो फिर हम यहाँ पे